नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। नेशन लाइव की खास सीरीज एजुकेशन मित्रा में आपका स्वागत है। पिछले 1.5 साल से एजुकेशन की स्थिति, शिक्षा की स्थिति देश में कुछ खास नहीं है। हमारा एक बड़ा सवाल लगातार आप लोगों से रहा है कि एसेंशियल सर्विसेज के अंदर एजुकेशन को गायब कर दिया गया। इस पर आपका क्या टेक है? एजुकेशन, शिक्षा जब खराब होती है तो सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी खराब नहीं होते, खराब होती हैं शिक्षण प्रणाली, और शिक्षण प्रणाली का एक बहुत बड़ा भाग है स्कूल्स। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि दिल्ली के अंदर कई तरीके के स्कूल्स चलते हैं। हम लगातार आपको बजट स्कूल्स से मिलवा रहे हैं, उनकी समस्याएं और पिछले 1.5 सालों से जो चैलेंजिंग दौर है उनसे भी रूबरू करवा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके के एमसीडी स्कूल्स दिल्ली के अंदर चलते हैं उसी तरीके से प्राइवेट में भी प्राइमरी स्कूल चलते हैं जो कि एमसीडी के अंदर आते हैं। वहाँ पर दिल्ली सरकार ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स भेजती है और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स का खर्चा का फाइल जो है वो एमसीडी को भेजा जाता है। एमसीडी उस फाइल को दिल्ली सरकार को भेजती है और दिल्ली सरकार पैसा एमसीडी को देती है, एमसीडी वापस स्कूल को देती है। लेकिन ऐसा पिछले 9 वर्षों से कई स्कूलों के साथ नहीं हो रहा। तो आप सोच सकते हैं कि ये स्कूल किस तरीके से चल पा रहे हैं। मैं इस वक्त यमुना पार के शहादरा इलाके में हूँ। बाबरपुर ये जगह है। यहाँ से विधायक हैं दिल्ली सरकार के तेज तर्रार कैबिनेट मंत्री गोपाल राय, और वहाँ पे जहाँ पे दिल्ली सरकार के इतने बड़े मंत्री विधायक हैं वहाँ पे स्थिति ये है कि कई स्कूल बंद होने की नौबत में है। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है ईस्ट दिल्ली प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, जिसके प्रेसिडेंट है दिनेश जैन जी, प्रिंसिपल भी हैं अलका पब्लिक स्कूल के, साथ ही साथ प्राइवेट लैंड पब्लिक स्कूल के प्रेसिडेंट हैं ईस्ट दिल्ली विंग के। हमने इनसे बातचीत के लिए आग्रह किया। पहले तो आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इस चीज़ के लिए बेहद शुक्रिया सर। आपका जो ये ईस्ट दिल्ली प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, जब हम चर्चाएं कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो हमें इस चीज़ की जानकारी थी कि लगातार स्कूलों की संख्या कम हो रही है। क्या आप लोगों के पास कितने आंकड़े हैं कि कितने स्कूल बंद हुए हैं? हाँ, देखिए, पिछले वर्ष और इस वर्ष में जितने भी स्कूल अनरिकॉग्नाइज थे वो सारे बंद हो चुके हैं, क्योंकि वो प्राइवेट लैंड पे आपके अनरिकॉग्नाइज स्कूल थे। जितने प्ले स्कूल थे वो भी सारे बंद हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास तो कोई इनकम का सहारा रहा ही नहीं। सर, अनरिकॉग्नाइज जब आप लोग कहते हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता जो है, मैं आपको बता दूं कि हम बार बार ना जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो आपको हर गली पे एक ऐसा बंदा मिल जाएगा जो पॉलिटिक्स का सूरमा होता है, हेल्थ का सूरमा होता है। लेकिन रियलिटी ये है कि पॉलिटिकल लिटरेसी में भी हम निल है, हेल्थ लिटरेसी में भी हम निल है, और एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ों की लिटरेसी में भी हम निल हैं। हम साक्षर जरूर हो रहे हैं लेकिन शिक्षित नहीं है। तो ये अनरिकॉग्नाइज्ड का क्या मतलब है, इसको भी जरूर समझाएं। जी, अनरिकॉग्नाइज वे स्कूल हैं जिन्हें सरकार से मान्यता नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो गली मोहल्ले में चलाए जाते हैं और सभी लोग उसमें जो आसपास के बच्चे होते हैं वो उसमें एडमिशन लेते हैं। ये तो जब वो अनरिकॉग्नाइज्ड है तो एक बड़ा सवाल होता है कि फिर सरकार की जिम्मेदारी क्यों तय होगी उस पर? देखिए, पीछे जो है शीला दीक्षित जी का लास्ट टर्म था, तब हाई कोर्ट के ऑर्डर आए थे कि जितने अनरिकॉग्नाइज स्कूल हैं इनको बंद कर दिए जाए। लेकिन फिर आपको पता है हमारे देश में जनता का वोट की वजह से या किसी और कारण से, पॉलिटिकल कारण से इन स्कूलों को 3 साल का टाइम दिया गया। और मज़े की बात यह है कि वो 3 साल का टाइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और वो अब कई साल हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी बढ़ जाएगा। बाकी जो है दूसरे हैं स्कूल जो मान्यता प्राप्त है। मान्यता स्कूल भी 2 तरह के हैं, आपको पता ही है दिल्ली में। एक है आपके एमसीडी से मान्यता प्राप्त जो कि 5वीं तक के स्कूल होते हैं। दूसरे आपके होते हैं दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त जो कि 8वीं, 10वीं, 12वीं तक के स्कूल होते हैं। ये जो स्कूल हैं, जो प्राइमरी स्कूल हैं, ये हमारे एमसीडी के अंडर में आते हैं। और दिल्ली में 3 तरह के एमसीडी है। ईस्ट दिल्ली है, आपकी नॉर्थ दिल्ली है, आपकी साउथ दिल्ली है। और हमारी कंडीशन, क्योंकि हम सबसे कमज़ोर वर्ग हैं। कमज़ोर वर्ग क्यों हैं? क्योंकि हमारे बच्चे भी गरीब परिवारों के आते हैं, हमारी फीस भी कम होती है, हमारे संसाधन भी कम होते हैं। और एक मज़े की बात ये है, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि चाहे वो पहले की कांग्रेस सरकार थी, चाहे वो हमारे अब बीजेपी केंद्र में है, चाहे वो एमसीडी में बीजेपी है, चाहे वो आपकी आम आदमी की सरकार दिल्ली में है, कोई भी शिक्षा को एक तरीके से चलाना नहीं चाहते। शिक्षा केवल एक टाइम पास है, केवल इस पर जो है बहस की जाती है, वोट लिए जाते हैं और एक अट्रैक्शन दिखाया जाता है, देखो हम ये बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन जो वहाँ पढ़ाते हैं बच्चे, उनको ज़्यादा पता होता है। बहुत सारा पैसा आज
बिल्डिंगों पे लगाया जा रहा है दिल्ली सरकार द्वारा और प्रचार किया जा रहा है कि अरे हमने तो शिक्षा बहुत बढ़िया कर दी। लेकिन आप ये बात उन बच्चों से पूछिए जो किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़कर किसी सरकारी स्कूल में जाते हैं, वो आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि वो दोनों में क्या फ़र्क आज भी है। बेशक आपकी बिल्डिंग बड़ी शानदार बना दी है आपने, पत्थर लगा दिया है या क्या क्या कर दिया आपने, लेकिन आज भी जो पढ़ाई का जो स्तर है वो कहीं नहीं है। थोड़ा बहुत बड़ा होगा लेकिन कहीं नहीं है। ये मैं कोरोना से पहले की बात बता रहा हूँ। कोरोना काल में तो पढ़ाई हुई नहीं है। मुझे बड़ा हंसी आती है जब मैं देखता हूँ 99 पॉइंट समथिंग रिजल्ट आया 12वीं का। अरे बिना पढ़े 99 पॉइंट समथिंग रिजल्ट आ रहा है आपका। जब स्कूल खुलते थे तब तो कभी आया नहीं। और ये वो भी रिजल्ट कैसे आता था सरकारी स्कूलों का, सरकारी स्कूल के जो 12वीं के और 10वीं का जो बोर्ड पढ़ता था वो सेंटर वो सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ता है, और क्यों एक टीचर जिसका पेपर होता है वो उस स्कूल में जाता है। तो सवाल तो बड़ा उठता है ना सर जी, प्राइवेट स्कूल का फिर प्राइवेट स्कूल में ही क्यों पढ़ता है? ये सरकार डालती है ना, ये हमारी काम नहीं है। सरकार की ये काम होना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल का सरकारी में डाले, सरकार का प्राइवेट में डाले, ताकि दूध का दूध पानी। यानी कि आप लोग फेयर कंपटीशन के लिए रेडी हैं। बिल्कुल सही बात। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों की जो जवाबदेही है वो कहीं ना कहीं एमसीडी से तय होती है, क्योंकि आपको मान्यता एमसीडी से मिली हुई है। बिल्कुल। तो फिर एमसीडी की गलतियों पर भी दिल्ली सरकार को क्यों घेरा जाएगा? देखिए, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि ऑर्डर तो दिल्ली सरकार देती है, लेकिन जब उनसे पैसे मांगे जाते हैं तो भाई एमसीडी के पास जाओ, है ना, और यदि आप इस ऑर्डर को नहीं मानोगे तो हम आपको सजा देंगे। भाई यदि आप ऑर्डर देते हो, आप राजा हो तो न्याय करो ना। भाई अगर आप ऑर्डर दे रहे हैं कि ये बच्चे आपने पढ़ाने हैं तो पैसे भी आप दो ना, हम कहीं और क्यों जाएं। और 9 साल से हम कभी दिल्ली सरकार के पास जाते हैं सिसोदिया जी के पास, कभी हम इस दिल्ली के मेयर साहब के पास जाते हैं, कभी हम अपनी जो है एजुकेशन के इनके चेयरमैन साहब के पास जाते हैं, कहीं से भी कुछ भी हमें नहीं मिलता। इधर की गेंद उधर डाल दी जाती है, उधर की गेंद इस पाले में डाल दी जाती है। वो पैसे देंगे तो आएंगे, वो देंगे, वो कहते हैं। लेकिन दिनेश जी एक सवाल और बहुत बड़ा है। आप लोगों के लिए तो ये कहा जाता है कि आप लोग दिल्ली की जनता का शोषण करते हैं। इधर आप लोगों की कहानी को सुनने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शोषण आप लोगों का हो रहा है। देखिए, मैं आपकी बात को 2 तरह से कहना चाहूँगा। मैं स्कूल वाला भी हूँ और मैं पेरेंट्स भी हूँ। मेरे भी बच्चे 3 बच्चे। इसमें कोई शक नहीं है कि शोषण भी होता है पेरेंट्स का, लेकिन आप प्राइवेट स्कूल वाले शोषण करते हैं? मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। मैं थोड़ी सी बात इसमें चेंज करूंगा अभी। और स्कूल वालों का भी शोषण करते हैं पेरेंट्स। अच्छा, आपको जानकर जो है अजीब सा लगेगा कि पेरेंट्स भी शोषण करते हैं। हाँ, क्योंकि दिल्ली में एक तरह के स्कूल नहीं है, कई तरह के स्कूल हैं। यहाँ 7 स्टार स्कूल भी है, यहाँ 5 स्टार स्कूल भी है, या रेस्टोरेंट टाइप के स्कूल भी हैं, यहाँ ढाबे वाले भी स्कूल हैं, यहाँ पर जो है आपके ठेली वाले स्कूल वाले भी, और यहाँ पे फुटपाथ वाले स्कूल वाले भी। तो जिस लेवल का जैसा स्कूल है, पेरेंट्स वहाँ उस तरह का पैसा देते हैं। आप जाते हैं ना छोटी छोटी दुकानों पे जाते हैं, फुटपाथ वाली दुकानों पे जाते हो, आप क्या करते हो, अरे भाई 1 रुपये का सामान ना 50 पैसे ले ले, और वो 50 पैसे में मान जाता है। तो हम लोगों के साथ जो छोटे स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, गली मोहल्ले के स्कूल हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है कि हमारे यहाँ पर जो एडमिशन होता है वो पेरेंट्स की मर्जी से होता है। हम नहीं पूछते अरे भाई तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, हम नहीं पूछते भाई कितनी इनकम कमाता है। हम तो भाई उनके घर घर जाते हैं, अरे भाई अपने बच्चों को हमारे यहाँ लाओ। और आपको एक बात बता दूँ, ये जो छोटे स्कूल चल रहे हैं ये वास्तव में मेहनत करते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है अगर हमने मेहनत नहीं की तो ये बच्चा हमारा निकल जाएगा। दूसरा, ये जो पैसा जो हमारे पास आता है ये हार्ड मनी होता है। ये बड़े बड़े जो है बिल्डर्स का, बड़े बड़े जो है जो होते हैं लोग, उनका पैसा, नेताओं का पैसा नहीं होता, क्योंकि उनके बच्चे हमारे स्कूल में नहीं आते। हमारे यहाँ तो गरीबों का बच्चा आता है जो कि बड़ी मेहनत करके कमाता है। चलिए दिनेश जी, अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगा। अगर आप लोगों को EWS का रीइंबर्समेंट नहीं मिला है, सरकारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो क्या कुछ सरकार की तरफ से सहूलियतें इन 1.5 सालों में दी गई, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड ऑल? देखिए, मैं आपको लेटर में आपको दिखा रहा हूँ ये पीछे जी, कि दिल्ली सरकार तो छोड़ो, किसी ने भी, हमने खूब इनसे जो है मांग की है कि हमारे यहाँ भाई 1.5 साल में हम बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि हमारे जो इन लोगों को समझ में नहीं आता कि सारी दिल्ली के स्कूल एक जैसे क्यों लगते हैं, क्योंकि दिल्ली के सारे स्कूल एक जैसे नहीं है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बहुत अमीर है, तो सारी उंगली एक जैसी नहीं होती। लेकिन इन लोगों ने क्या कर रखा है, एक जैसे कानून बना रखे हैं। 7th पे स्केल,
एक व्यक्ति जो है 10 किलो वजन उठा सकता है, लेकिन उसको भी 100 किलो वजन उठाने को कहा जा रहा है। एक व्यक्ति जो 100 किलो वजन, उसे भी जो है 100 किलो वजन, यानी कि चींटी और हाथी दोनों को बराबर माना जाता है। और रूस जो है ऊट पटांग तरीके से, हमारे देश में एक संविधान ने कानून बना रखा है कि सबके लिए बराबर है संविधान हमारे लिए, लेकिन फिर भी देश में संविधान ने क्या कर रखा है, कुछ लोगों को अधिक सुविधाएं दे रखी है। कानून ने उन्हें संरक्षण दे रखा है, नौकरियों में, पढ़ाई में, हर जगह आरक्षण दे रखा है, आपको पता ही है। तो ऐसे ही एजुकेशन के सेक्टर में भी छोटे स्कूल हैं जो उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं, सरकार का काम कर रहे हैं और सरकार को मदद दे रहे हैं, आपका टैक्स बचा रहे हैं। आप क्या जानते हैं सरकारी स्कूल में एक बच्चे पर कितना पैसा खर्च होता है? नहीं, वो तो बात जाने दीजिए। सरकारी स्कूल में जो पैसा खर्च होता है वो दिल्ली के जनता का, देश की जनता का गाड़ी कमाई का हिस्सा है। बिल्कुल। यहाँ पे तो, और वो उन्हें पता नहीं चलता है, लिटरली बात ये, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं देते हैं, वो एक इनडायरेक्ट वे में देते हैं जी। लेकिन पेरेंट्स की बात जहाँ तक की जाए तो वो पूछना चाहते हैं कि आप एनुअल चार्ज क्यों लेते हैं, आप डेवलपमेंट चार्ज क्यों लेते हैं, जब स्कूल्स वगैरह बंद है तो इन सबका क्या मतलब है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अलका पब्लिक स्कूल ने पिछले साल 3 महीने की फीस माफ की थी। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जैसे आपके मैं पूरी अभी एसोसिएशन और आगे बात बता रहा हूँ कि दिल्ली में ऐसे कितने ही स्कूल हैं जो बजट स्कूल हैं, प्राइमरी के और मिडिल के, जिन्होंने 3-3 महीने की, 6-6 महीने की फीस, क्या 9-9 महीने की फीस भी माफ की है। लेकिन ये वो बड़े स्कूल नहीं है, ये बड़े पैसे वाले स्कूल नहीं, जहाँ पर लोग लाइन लगा के जाते हो और वहाँ पे वो पढ़ाने के लिए जो है वो कहते हैं कि भाई इस स्कूल में हमें अगर नाम कट गया हमारा तो हम कैसे आगे चलाएंगे, दोबारा एडमिशन नहीं होगा, हमारे स्कूल में तो कभी भी आ जाएंगे। तो इसलिए वो हम तो माफ़ कर देते हैं ताकि वो बच्चे हमारे पढ़ सके, रुक जाएं। लेकिन जो बड़े स्कूल हैं वो क्यों माफ़ करें, क्या फ़र्क पड़ रहा है? एक जाएगा दूसरा आएगा। मेरे कुछ मित्र हैं, बड़े स्कूल वाले हैं, मैंने अभी इस साल की बात बता रहा हूँ, मैंने उन्हें कहा कि भाई क्या एडमिशन करना है फला क्लास में, कहने लगे सर हमारे तो सीट ही नहीं है। ये तो बड़े जो स्कूल में ये चीज होती है। हमारे यहाँ कंडीशन क्या है वो मैंने आपको बताया ही था कि भाई बच्चे हमारे यहाँ ना के बराबर। देखिए, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक कहानी है कि कुछ आप ही के जैसे बजट स्कूल्स के लोग जो है एक बार कोर्ट पहुँचे हुए थे। वहाँ एक वकील साहिबा से ने उनसे पूछा कि आपका प्रोफेशन क्या है, तो बोला हम तो जी स्कूल चलाते हैं। तो वकील साहिबा ने बोला कि आप लोगों की तो मौजा ही मौजा है। तो सामने वाला, कोई मौज नहीं है जी, हमारी तो हालत ख़राब है। तो वकील साहिबा ने मानने से मना कर दिया कि आप लोगों की स्थिति कुछ ऐसी भी है। लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली के अंदर स्कूलों का क्लासिफिकेशन है जिसको आपको समझना चाहिए, इसी की मुहिम पे हम निकले हुए हैं। लेकिन इससे इतर भी कई चीज़ें हैं जिनके ऊपर बातचीत करनी है। जैसे पहला समक्ष यही सवाल होगा कि अगर स्कूलिंग वगैरह शुरू की जाती है दोबारा, जैसा कि 9 अगस्त से शुरू कर दी गई है दिल्ली के अंदर स्कूलिंग, और प्राइमरी स्कूलिंग वगैरह शुरू की जाती है, तो क्या आप लोग तैयार हैं कोविड के बाद बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए? देखिए, सच्चाई तो ये है कि 5वीं तक जो ऑफलाइन क्लास हो रही है, ऑनलाइन क्लास जो हो रही है, वो वास्तव में मजाक हो रहा है, खाना पूर्ति हो रही है, ये हमने देख लिया। पूर्ति भी नहीं है, मैं तो साफ कह रहा हूँ। मैं स्कूल का मालिक हूँ, 25 साल से स्कूल चला रहा हूँ, प्रिंसिपल हूँ। मैं साफ कह रहा हूँ, केवल तमाशा हो रहा है। तमाशा के अलावा कुछ नहीं है। पढ़ाई तो ये है ही नहीं, वो बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। उन बच्चों को जब तक आप बिठा के समझाएंगे नहीं, वो क्या पढ़ेंगे? उन्हें एक एक चीज समझाई जाती है, तब उनकी समझ में आता है, तब भी 10 बार समझाना पड़ता है। ऑनलाइन तो हम एक बार ही पढ़ाते हैं, वो बच्चा नहीं कर सकता। ये हमारा काम है, हम मास्टर है चीज के, हम जानते हैं ये केवल टाइम पास हो रहा है, ये कुछ नहीं है। और मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ ऑनलाइन क्लासेस से। बड़े बच्चों की क्लास लगती है, समझ में आता है, लेकिन छोटे बच्चे नहीं सीख सकते। उनके लिए तो जब तक टीचर उन्हें समझाएगा नहीं, बताएगा नहीं, उनसे दोहराएगा नहीं। दिनेश जी, क्या बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है? मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या अगर स्कूल खोल दिए जाते हैं तो तमाम प्रोटोकॉल्स के साथ आप लोग स्कूल को सुचारू रूप से चला पाएंगे? मैं आपकी बात को बड़ा ही मुझे मजाक सा लगता है जब लोग कहते हैं कि अरे भाई स्कूल में आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे उन लोगों से पूछो, जब आपके बच्चे बाहर पार्टियों में घूमते हैं, पार्कों में घूमते हैं, मार्केट में घूमते हैं और जगह घूमते हैं, तब कुछ नहीं होता? कितनी एहतियात होती है? तब किसी की जवाबदेही तय नहीं होगी ना, तब वो तो पर्सनल लेवल पे काम होगा। समझिए, यहाँ पे एक सरकारी फैसला आएगा और वहाँ पे लोगों का पर्सनल डिसीजन है। कुएं में कूदने से बच्चा मर सकता है, आप ये समझिए, तैरना नहीं आता है तो। एक बार वो गिर के खुद गिरा है तो वो उसकी अपनी मर्जी है, दूसरी बार किसी ने गिराया है तो वहाँ पे तो जवाबदेही तय हो जाएगी ना सरकार की। आप ही लोग कॉलर पकड़ेंगे कि खोले स्कूल। देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए, हमें काम नहीं करना, हम बहाने बनाते हैं।
अरे भाई, देश में बहुत सारे राज्य हैं, एक दिल्ली तो नहीं है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है, यूपी भी है। अरे वहाँ की स्टेट कैसे काम कर रही है भाई, वो कैसे स्कूल खोल रहे हैं, हाँ, उन्हें कोरोना से डर नहीं लगता। ये दिल्ली सरकार को क्यों डर लगता है भाई? हाँ, ये दिल्ली में कोरोना है क्या स्कूलों में? और केवल दिल्ली में स्कूलों में ही कोरोना है? पीछे स्विमिंग पूल तक खुल गए भाई कोरोना के बाद। मुझे बड़ी हंसी आई। ये अपने आप में एक विवादास्पद जरूर है कि आप ऑडिटोरियम खोल सकते हैं, आप बसेस को फुल कैपेसिटी के साथ खोल सकते हैं, मेट्रोस खोल सकते हैं, लेकिन आप स्कूल्स नहीं खोल सकते। अच्छा, एक बात बताइए, पेरेंट्स का क्या ओपिनियन है? जैसे आप लोग, चूंकि जो स्कूल्स हैं आप लोगों के, वो गली मोहल्ले के अंदर हैं और आसपास के 1-1.5 किलोमीटर के एरिया के बच्चे ही आते हैं, तो पेरेंट्स से आते जाते भी संवाद हो जाता होगा, तो उनका क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग स्कूल्स? देखिए सर, हमारे जो पेरेंट्स हैं बेचारे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते, वो ऑनलाइन जो है अपनी बातें नहीं बोलते। हमारे अभी प्रिय जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने एक ऑनलाइन एक लाइन डाली है कि इसमें आप अपने विचार डालिए। मैं नहीं जानता कि मेरे कितने जो गरीब पेरेंट्स हैं, अनपढ़ पेरेंट्स हैं, वो उसमें अपनी बात रख पाएंगे। ठीक है जी, वो पैसे वाले नहीं है और उनको बीमारी भी नहीं होती है। ये तो बीमारी केवल पैसे वालों को होती है, ये बीमारी उन्हीं की है, गरीबों को तो कुछ होता ही नहीं, मुझे लगता नहीं है। ऐसे ही ये जो प्राइवेट स्कूल छोटे हैं ना, ये कम पैसों में आपके बच्चों को पढ़ा देते हैं, वो एजुकेशन दे देते हैं जो बड़े स्कूल वाले नहीं दे पाते। वहाँ पर बड़े बड़े काम होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी सुंदरता होती है, एसी रूम होते हैं, लेकिन जहाँ पढ़ाई की बात होती है घर वाले घर पे कराते हैं, वो स्कूलों में कम होती है। ये आप लोग महसूस करते होंगे। ये पढ़ाई का काम है ना, या तो सरकारी स्कूल में भी बिल्डिंग बना दी गई है और बड़े बड़े स्कूलों में बिल्डिंग बना दी गई है, लेकिन जो मेहनत का काम होता है बच्चे के साथ, वो छोटे स्कूल ही करते हैं। लेकिन मैं यही पूछना चाह रहा हूँ फिर कि आप लोगों का तो यूँ संवाद स्थापित होता होगा ना, तो क्या आपके पास पेरेंट्स आए, उन्होंने स्कूल के लिए क्या बोला कि खुलने चाहिए, नहीं खुलने चाहिए, क्या? मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे बच्चे केवल 10% 20% रह गए, जो फीस देने वाले हैं वो और भी कम हो गए होंगे। तो उन लोगों का ये कहना है कि यदि आप स्कूल खोलते हो, बच्चे पढ़ाते हो स्कूल बुला के, तो हम फीस दे सकते हैं, हम अपने बच्चों को तभी भेजेंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास तो हमारे समझ में आती नहीं। अब आप इससे समझ सकते हैं कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं। आप लोगों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा गिरी है, हमने देखा है कि एमसीडी स्कूल की स्ट्रेंथ बढ़ी है, दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों की भी स्ट्रेंथ बढ़ी है। तमाम लोग ये दलील दे रहे हैं कि स्कूल इसलिए भी नहीं खोलना चाहते क्योंकि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़े हैं उनको बिठाएंगे कहाँ, उनके लिए फैसिलिटीज़ कहाँ अरेंज करेंगे। तो ये अपने आप में दिल्ली सरकार, एमसीडी, इन सब के लिए चुनौती है। इस वजह से स्कूल खोलने में ढील दी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बाकी सारी चीज़ों तो चलती रहेंगी, खर्चे चालू रहेंगे, आप लोगों के पास जो इनकम का सोर्स है वो तो लगभग ख़त्म हो चुका है। कब तक जाके आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें रिवाइव हो पाएंगी? देखिए भाई साहब, क्लियर समझ लीजिए, आपने भी थोड़ी देर पहले पूछा था कितनी संख्या बंद हो गई है, क्योंकि अन्य गवर्नमेंट स्कूलों को तो हमें क्लियर दिख रहा है बंद हो गए हैं, क्योंकि वो किराए पे चल रहे थे, खाली हो गए, बोर्ड हटा दिए, सब कुछ हो गया। जो मान्यता प्राप्त स्कूल जो बंद हुए हैं उनकी संख्या तो अभी आई नहीं है। उनमें से काफ़ी सारे स्कूल जो बंद हुए हैं वो ऑन पेपर भी अभी बंद नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल बंद करने का जो प्रोसीजर है बड़ा जटिल है, उसमें फाइल चलती है, और जिस काम में फाइल चलती है वो क्या होता है आपको सब पता है। ये देश में आप अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकते और मर भी नहीं सकते। ये बहुत विडंबना है, और ये स्कूलों के साथ, शिक्षा के साथ बुरी तरह से अत्याचार है, लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। आपको एक बात बता दूँ, जो बजट स्कूल हैं ये आपकी देश की आत्मा है। ये मेहनत करते हैं स्कूल, कम से कम पैसों में पढ़ाते हैं, स्कूल देख के देश की पैसा बचाते हैं। इसके अलावा अगर ये स्कूल आज बंद हो जाते हैं, ये याद रखना, ये जो लोअर मिडिल क्लास है, जो एक खुशी खुशी अपने बच्चों को एक खुशी के साथ कि एक प्राइवेट स्कूल में, अपने गर्व के साथ अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता है, उसका सपना होता है कि मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजूँ, बड़े स्कूल में पढ़ा नहीं पाता, सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहता, ये स्कूल बंद हो जाएंगे। ये स्कूल बंद हो जाएंगे तो उनके पास दो ही चारे होंगे, या तो बड़े स्कूल में भेजो या छोटे या सरकारी स्कूल में भेजो। सर फिर केवल सरकारी स्कूल, आखिर ये सरकार चाहती क्या है? ये चाहती है कि हम अच्छी शिक्षा बच्चों को, गरीबों के बच्चों को ना मिले। अरे आप सरकारी जो नौकर होते हैं, खूब मोटी सैलरी मिलती है, 7 पे स्केल 1-1 लाख रुपए ज़्यादा ही मिल जाती है, उनके बच्चों को आप फ्री एजुकेशन प्राइवेट स्कूलों में देते हो। अरे भाई, दिल्ली सरकार, आपके इतने बढ़िया स्कूल हैं, अपने नेताओं के बच्चों को, अपने सरकारी नौकरों को आप उसमें क्यों नहीं पढ़ाते हो?
और इसके अलावा आप जो है उनके बच्चों को पैसा भी देते हो कि हाँ भैया प्राइवेट स्कूल में पढ़ो, हम आपको पैसा देंगे। हाँ, इन गरीबों के बच्चों को क्यों नहीं दे रहे हो भी पैसे आप? आपने सरकारी स्कूलों में एडमिशन खोल दिए कि आ जाओ हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। आप अपने अड़ोस पड़ोस के बहुत सारे बजट स्कूल हैं 5वीं 8वीं के, उनमें आप ये बच्चे भेज दीजिए। आपके यहाँ बिठाने की जगह नहीं है, मुझे पता है, इसलिए आप स्कूल खोलेंगे नहीं। आप तो एमसीडी के चुनाव का वेट कर रहे हैं कि अरे जनता खुश हो रही है, देखो जी हमने पैसे बचा दिए लोगों के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के, पढ़ाई हो नहीं रही थी। लेकिन ये स्कूल आज तो आपकी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कल को ये स्कूल जब बंद हो जाएंगे तो आप इनको याद कर करके रोएंगे। अराउंड 2000 प्लस जो हैं वो दिल्ली के अंदर बजट स्कूल्स हैं जो प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी सभी स्तर पे कार्य करते हैं। इन सब की स्थिति लगभग एक जैसी ही है। जो जितना छोटा स्कूल है वो इतना ज़्यादा परेशान है और वो लगातार अपनी परेशानी इसलिए बढ़ा पा रहा है, या कह सकते हैं कि लगातार इनकी परेशानी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सरकार जो है इनके प्रति बड़ी उदासीन है और ये लगातार सरकार से डिमांड करते आए हैं कि इनका जो EWS का रीएम्बर्समेंट है उसको वापस किया जाए। अंतिम सवाल लूँगा मैं दिनेश जी आपसे, अगर सरकार इसी तरीके से उदासीन रही तो दिल्ली के आप जैसे स्कूल कितने समय बाद बंद हो जाएंगे? मैं उदासीन शब्द समझ में नहीं आ रहा हूँ, मैं कुछ और शब्द समझ रहा हूँ, कठोर शब्द। चलिए ठीक है, कठोर। ये जो कठोरता जो ये कर रहे हैं, ये क्या शो करना चाह रहे हैं कि ये दिल्ली की जनता के हितैषी है? ये हितैषी नहीं है, ये दिल्ली की शिक्षा को बर्बाद करते हैं। ये दिल्ली की वो शिक्षा जो गरीब बच्चों को मिलती है कम पैसों में, क्वालिटी एजुकेशन, जिससे वो अपने बच्चों को सोचता है मैं IAS ऑफिसर बना लूँगा, मैं IPS ऑफिसर बना लूँगा, उसके सपने होते हैं, वो सब सपने चकनाचूर करना चाहते हैं। ये मजदूर के बच्चे को केवल मजदूर बनाना चाहते हैं। एक ये जो छोटे बजट स्कूल हैं ये गरीबों और अमीर के बीच की खाई को पाट रहे थे। ये उस खाई का जो पुल बन रहा था, जो पुल को ये तोड़ना चाहते हैं। ये सरकार केवल पुल तोड़ रही है उसको, क्योंकि ये हम उस शिक्षा के द्वारा अमीर गरीब की भेद को खत्म कर लेते, जात पात के भेद को खत्म कर रहे थे। लेकिन ये सरकार वो नहीं चाहती। ये चाहती है हमारी वोट पॉलिटिक्स बनी रहे, बेवकूफ़ लोग बने रहे, पढ़े लिखे ना हो, ताकि मैं इन्हें कैसी ही इन्हें भिखारी बनाना चाहती है केवल ये, और कुछ नहीं बनाना चाहती। जी दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय में दिया। देखिए, एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि जब आप शिक्षा की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, तो सरकार जो है वो परिवार का मुखिया है, गार्जियन है, और गार्जियन की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब उसके बच्चे परेशान हो तो वो उसकी मदद करे, ना कि जी। एक बात और कहना चाहूँगा मैं बीच में कि हमारे स्कूल मान्यता प्राप्त स्कूल हैं। मान्यता प्राप्त का मतलब सरकार के द्वारा मान्यता मिली हुई है। सरकार ने हमारे स्कूल को, हमारे सारे जो काम होते हैं वो सब सरकार को हम दिखाते हैं, चेक कराते हैं, उनके कानून को मानते हैं। सरकारी स्कूलों में भी लगभग यही होता है। लेकिन जब हमने खूब टैक्स दिया है, कमर्शियल पानी, कमर्शियल बिजली, कमर्शियल हाउस टैक्स, और आज जब हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसे से उटपटांग कानून निकालते हैं कि आपको पूरी सैलरी देनी है टीचर्स को, आपको जो है किसी टीचर को हटा नहीं सकते। अरे क्या करना चाहते हो, क्या बेवकूफ़ बना रहे हो लोगों को? अरे जब स्कूल में पैसा ही नहीं होगा, वो कहाँ से देगा टीचर को? बंद नहीं करेगा स्कूल को, बंद कराना चाहते हो। आपके जो कानून है इस तरीके से स्कूल, आपने क्या दिया हमें? आपने क्या मदद दी गरीब बच्चों को? आपने क्या फ़ायदा दिया? अरे आप जो है इनकी फ़ीस दे सकते थे सरकार प्राइवेट स्कूलों को, छोटे स्कूलों को, कि अरे भाई आपकी फ़ीस कम है, 500 से 1000 1500 रुपये फीस है, हम आपके बच्चों की फ़ीस हम पे करते हैं, आप पढ़ाइए इन बच्चों को। अरे आप तो जो EWS का पैसा हमारा आधा था वो तक आपने 9 साल से नहीं दिया। आप लोग फ्री में सब कुछ बांटते हो, लेकिन जो आपको देना है वो आप नहीं दे सकते, तो आप क्या फ्री में बांटते होंगे? यहाँ तो मुझे डाउट है कि आप कुछ फ्री में बांटते होंगे। मुझे तो ये लगता है अंधा बांटे रेवड़ी अपना अपना होते। फ्री के नाम पे देश की जो टैक्स का पैसा है वो आप अपने ही लोगों में बांटते होंगे और कुछ नहीं करते होंगे। बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से एक सरकार की एक शिक्षा की व्यवस्था को बनाने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसी तरीके से एक कंस्ट्रक्टिव भूमिका में ही गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। वजह साफ है, सरकार घर का बड़ा होता है, घर का मुखिया होता है, और जब उसके बच्चों की हालत अगर ख़राब हो रही हो तो उस वक्त उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो आगे आए और गार्जियन के रूप में मदद करे। दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे बजट स्कूल्स हैं जिनकी हालत बेहद खस्ता है, और इनकी खस्ता हालत के पीछे कहीं ना कहीं एक कारण दिल्ली सरकार की नीतियां भी है, जो नीतियां इन स्कूलों को कमज़ोर कर रही है। बजट स्कूल्स का ये मानना है कि कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा के मॉडल को दिल्ली सरकार चैलेंज नहीं कर पा रही है, इसलिए इस प्रकार की नीतियों से उनको कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है। इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन एक चीज़ जो मैं तमाम लोगों को कहना चाहूँगा, एक व्यक्ति है जो भीख मांग के खाता है, एक व्यक्ति है जो मजदूरी करता है, 10 रुपये कमाता है और 10 रुपये में भोजन करता है।
शायद भीख मांग के खाने वाला व्यक्ति ज़्यादा अच्छा भोजन कर रहा हो, लेकिन 10 रुपये में भोजन लेने वाला व्यक्ति अपने स्वाभिमान को जिंदा रख पाता है। ऐसा ही कुछ होता है जब हम समाज के निचले वर्ग में जाते हैं। वहाँ कुछ एक लोग हैं जिनके पास बहुत मजबूरी है, इस वजह से शायद वो प्राइवेट स्कूल्स में जाने का सपना नहीं देख पाते, लेकिन कुछ एक पेरेंट्स हैं जो रिक्शा चलाकर, जो ऑटो चलाकर, जो मजदूरी कर कर छोटे से प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करवाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका स्वाभिमान जिंदा रहे, उनके बच्चे का स्वाभिमान जिंदा रहे, उनके बच्चे का आत्मविश्वास जिंदा रहे। तो बड़ी बात यह नहीं है कि वो बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, बड़ी बात यह है कि इससे उस बच्चे का स्वाभिमान, उस पेरेंट्स का स्वाभिमान और उस बच्चे का आत्मविश्वास जिंदा रह रहा है। सही और गलत का फैसला आपको करना है। मैं लगातार ये सीरीज जारी रखूंगा। धन्यवाद।